दोस्तों, तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक यंग लड़की से जो किसी के घर में घुसकर चोरी कर रही होती है और फिर वो वहाँ से पैसे लेकर डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुँच जाती है एंड खुद से बोल भी रही है कि वो एक चोर है एंड इस वक्त वो किसी और की जर्नी को चोरी कर रही है और उसके चेहरे से काफी ज्यादा हेट और एंगर झलक रहा होता है। पता नहीं अब इस एपिसोड में क्या मिस्ट्री छुपी है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सीन में वही यंगर लड़की अब बड़ी हो चुकी है एंड वो अब सोलो ट्रैवल करने आ पहुंची है हाकोडेट, जो कि जापान के एक सिटी है एंड उस लेडी के ट्रॉली बैग एंड उसके एटीट्यूड से ऐसा लग रहा था जैसे वो एक होडोफिल हो, मतलब जिसे स्ट्रॉन्ग लव हो ट्रैवलिंग और जर्नी करने का। फिर वो एक मार्केट को एक्सप्लोर करती है जहाँ उसे मेलन्स, लाइव क्रैब्स दिखते हैं और वो बहुत एंजॉय करती है जर्नी करके। वो अपने टूर में बहुत खुश है। फिर वो एक जापानीज डिश ट्राई करती है जिसका नाम है साशिमी, जो कि देखने में तो काफी डिलीशियस लग रहा था, बट टेस्ट कैसा होगा ये तो वो लेडी ही बता सकती है। ओके, फिर वो लेडी अपनी एक बैक स्टोरी बताती है कि वो यहाँ पर सोलो ट्रैवल करने इसलिए आई है ताकि वो अपना पास्ट लव को फिर से फील कर पाए, जो उसने यहाँ एक टाइम पे कोरियन लड़की के साथ स्पेंड किया था। मतलब वो उस टाइम को फिर से जीना चाहती थी। अब इधर रीम भी हाकोडेटे पहुँच चुकी है। उसके 2 प्रीवियस सब्स्टिट्यूट ट्रिप खत्म करने के बाद अब उसे एक नया ट्रिप मिला है हाकोडेट में, यानी उसका फर्स्ट फॉरेन ट्रिप है और वो इस ट्रिप के लिए थोड़ी सी नर्वस है, लेकिन हमेशा की तरह योन सियोक उसे इंकरेज करते हैं उसके न्यू एडवेंचर के लिए। दोस्तों, कहने के लिए तो रीम एक सब्स्टिट्यूट ट्रिप में गई है, लेकिन हर ट्रिप में उसे कुछ मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। अब पता नहीं इस ट्रिप में कैसी मिस्ट्री अनफोल्ड होगी। एंड रीम अभी एक ट्रैम में बैठकर अपने आइटनरी को अच्छे से देख रही होती है एंड अकॉर्डिंगली प्लान कर रही होती है कि कब उसे क्या करना है। फिर ट्रैम में वही सोलो ट्रैवलर लेडी भी ट्रैवल कर रही है। फिर अचानक रीम का स्टॉपेज आ जाता है और रीम जल्दी जल्दी में अपना कैमरा वाला बैग वहीं भूल जाती है। इधर सैंग सिंह भी अपने ऑफिस में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं जो उन्होंने जापान में बिताए थे। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट एडवाइजर थे किसी बड़ी कंपनी में एंड वो उस कंपनी के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहे थे 5 बिलियन वॉन का, बहुत एफर्ट्स के बाद। बट ये इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया एंड उनकी सारी एफर्ट्स बर्बाद चली गई। लेकिन वो इस डिसअपॉइंटमेंट स्टेज में भी बहुत खुश थे। वो जापान के एक रेस्टोरेंट में जाकर एक बोल ऑफ उडोन खा लेते हैं पूरे मजे के साथ और अपने आप को दिलासा देते हैं कि कोई नहीं, एक बोल ऑफ उडोन ही 5 बिलियन वॉन का के बराबर है। दोस्तों, उडोन एक काफी फेमस डिश है जापान में, जिसे खाकर सैंग सिंह को इतना अच्छा लगता है कि वो अपने सैडनेस को कम्प्लीटली भूल जाते हैं। दोस्तों, डेप्थ को समझिए यहाँ पर कि एक तो इतना एफर्ट लगाकर सैंग सिंह अपनी कंपनी के लिए 5 बिलियन वॉन इन्वेस्टमेंट लाते हैं, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन उनकी कंपनी ये इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करती। अब तो इस हालत में सैंग सिंह के पास सर पटक के रोने के सिवा और कुछ उपाय ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो एक रेजिलिएंट की तरह राइज करते हैं और रेस्टोरेंट में अपनी फेवरेट डिश को खाकर फिर से तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, मेरा भी एक सेम एक्सपीरियंस रहा है जब मैं भी एक गवर्नमेंट एग्जाम दे रही थी और मैं 1.5 मार्क्स से मिस हो गई थी, तो मैं भी सैंग सिंह के जैसे ही एक रेस्टोरेंट गई थी। वहाँ मैंने नूडल्स खाए, कोल्ड ड्रिंक पी और अपने आप को स्टेबल किया। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अपनी फेलियर को पूरी तरह सेलिब्रेट करो, बट फेलियर के जस्ट बाद सर पर पटक के रोने से बेटर है कि उस टाइम को एंजॉय करो, क्योंकि जो बीत गया वो वापस तो नहीं आएगा ना, बट उस फेलियर से एक रेजिलिएंट एटीट्यूड को अडेप्ट किया जा सकता है। एंड यहाँ पर सैंग सिंह भी सेम चीज कर रहे थे। वो खुद को बार बार कह रहे थे आपने अपना बेस्ट दिया, बट रिजल्ट हमारे हाथ में तो नहीं है, सो जस्ट वर्क हार्ड, यही हमारे हाथ में है। फिर रीम उस जगह को एक्सप्लोर कर रही होती है और तब उसे याद आता है कि उसने अपना कैमरा तो उसी ट्राम में छोड़ दिया एंड वो वहाँ के लोगों से इंक्वायरी करने लगती है। एक चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, जापान के लोग सिर्फ जापानीज लैंग्वेज यूज करते हैं। दैट मीन्स वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा यूज नहीं होती एंड कोरियन तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए रीम को थोड़ी लैंग्वेज इशू हो जाती है। अब रीम ट्राम स्टेशन पहुँच जाती है और वो कंप्लेन फाइल करती है वहाँ पे अपनी मिसिंग कैमरे के लिए, लेकिन उससे पहले ही एक आदमी उसे आकर उसका कैमरा हैंड ओवर कर देता है एंड उसके बैग में एक कवर लेटर भी था जिसमें लिखा था एक ब्यूटीफुल कोरियन लेडी आएगी अपना बैग लेने, जिसे उसने ट्रैम में भूल गई थी। एंड फिर से वही सोलो ट्रैवलर लेडी साइकिलिंग कर रही होती है और अपने पुराने दिनों को दोबारा से याद कर रही होती है एंड उसे अपनी बैक स्टोरी भी याद आने लगती है जब वो एक कोरियन लड़के के साथ एक रेस्टोरेंट आती है और उस रेस्टोरेंट में बैठ के यदि 2 लोग आए तो एक प्लेट खाने का प्राइस हाफ हो जाता है। एंड मुझसे सबसे अच्छा ये लगा कि प्लेट
एक ही थी और खाने में शायद चावल और एक अंडर कुक्ड या रॉ टाइप ऑमलेट था, सिर्फ एक। सो ये दोनों खाने को इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। बट जैसे जैसे इन लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, लड़का अपना हाफ ऑमलेट भी इस लड़की को दे देता है हर बार, बट लड़की अपना ऑमलेट कभी नहीं देती है। हो सकता है लड़का ज्यादा केयरिंग हो, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कभी लड़की को भी ऐसा करना चाहिए। एंड ये सारी अच्छी मेमोरीज को याद करके वो लेडी साइकिल चला रही थी कि तब वो टकरा जाती है रीम से और उसके गिरने से उस लेडी के हाथ में चोट लग जाती है। अब इसके लिए वो रीम से सॉरी नहीं बल्कि कॉम्पनसेशन चार्ज करती है। वो रीम को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ले जाती है एंड खूब सारा खाना ऑर्डर कर देती है एंड कहती है इन सब का बिल तुम भरोगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। दैट वाज सो कूल। एंड दोस्तों जापानीज डिशेस भी कमाल की दिख रही थी एंड अब बेचारी रीम के हाथ यहाँ स्कैम हो जाता है एंड ये सारी बातें वो यॉन सियोक को मैसेज के थ्रू बता रही होती है फॉर कॉन्डोलेंस। फिर रीम वहाँ से निकलकर अपने लिए एक सनस्क्रीन लेने जाती है, तभी उसकी नजर उस ब्यूटी प्रोडक्ट पर पड़ती है जिसे वो एक टाइम पे स्पॉन्सर कर रही थी और वहाँ से रीम की लाइफ चेंज हो गई थी। दोस्तों ये स्पॉन्सर वाली कहानी मैंने एपिसोड 1 में कवर की थी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाकर जरूर देखें, क्योंकि इस प्रोडक्ट से रीम आज यहाँ तक पहुँची है और वो इस प्रोडक्ट को देखकर थैंक यू कह रही होती है। फिर रीम नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज की ब्यूटीफुल सीनरी को अपने मोबाइल में कैप्चर करके भेज देती है अपने क्लाइंट को, जिसने रीम को सब्स्टिट्यूट ट्रिप में भेजा है। अब इधर सांग सिंह पूरा ड्रिंक कर चुके होते हैं एंड मटाली करने लगते हैं। वो गाने भी लगते हैं एक रूम में जहाँ शायद म्यूजिक बज रहा हो, कराओके टाइप, जहाँ पहले से प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक बज रहे थे एंड स्क्रीन में लिरिक्स भी आ रहे थे। एंड सांग सिंह की ये मटाली भरे एम्बेरेसिंग ड्रंक मोमेंट को बेचारा यॉन सियोक अकेले झेल रहा होता है। पता नहीं अचानक सांग सिंह को क्या हो गया है, जब से उसने अपनी एक्स वाइफ से पैसे लिए हैं तब से ये बौरा गए हैं। इधर रीम अपनी आइटिनरी के अकॉर्डिंग प्लेसेस को कवर करने में लगी हुई है एंड वो एक हाइट में है जहाँ से नाइट व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। ऐसा लगता है जैसे उस जगह से पूरा जापान दिख रहा हो, चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स। एंड इस जगह फिर से वो लेडी आ जाती है और इस बार फाइनली वो लेडी अपना इंट्रोडक्शन देती है। एक्चुअली वो एक जापानीज लेडी है जिसका नाम है हारुको और वो बताती है कि आज एक फेस्टिवल भी है यहाँ, जहाँ लोग अपने घर की खिड़कियों को खोल देते हैं ज्यादा लाइट्स के लिए, जैसे दिवाली होती है हमारे यहाँ वैसे ही। एंड कोइंसिडेंटली आज उसका बर्थडे भी है। मतलब ये है कि उसकी बर्थडे को पूरा हाकोदाटे के लोग सेलिब्रेट करते हैं इनडायरेक्टली। बस दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पहले ही बताया था कि जापान के लोगों को ना ही इंग्लिश आती है ना कोरिया आता है, इसलिए वो अपने मोबाइल के ट्रांसलेटर से ही रीम से बातें करती है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब इधर सांग सिंह दारू पी के पूरा टल्ली हो चुका था तो उसे उठा के यॉन सियोक अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। इधर हारुको की दोस्ती रीम के साथ हो जाती है और वो लोग काफी घुल मिल जाते हैं एक दूसरे से। एंड हारुको अपनी एक्सपीरियंस बताती है रीम को। वो कहती है कि जनरली लेडीज को लव सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन लड़कों को मनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। एक जापानीज प्रोवर्ब भी है, अगर मनी गया तो प्यार भी गया, इसलिए लव विदाउट मनी मतलब जिंदगी बर्बाद। एंड ये सारी बातें हारुको अपने मोबाइल के कोरियन में ट्रांसलेट करके रीम को सुना रही थी। एंड दोस्तों शायद ये सब कारण होगा उसके चोरी करने का, जैसा कि एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया है। मतलब कुछ तो कनेक्शन बनता है उसके इतने हार्श थॉट्स अबाउट मनी और उसके पास्ट लाइफ का, कि तभी एक वियर्ड कपल वहाँ आ जाते हैं जिसे देखकर रीम बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है और वो वहाँ से निकल जाती है। अब इधर यॉन सियोक सांग सिंह को फाइनली घर पहुँचा देते हैं, मतलब उनको अपने कंधों पर लेके घर ड्रॉप करते हैं। हैट्स ऑफ टू यॉन सियोक। और फिर वो सांग सिंह के शूज भी खोल देते हैं, लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं ताकि वो आराम से सो जाए और बेचारे यॉन सियोक जमीन पर ही लेट जाते हैं थक के। इधर रीम वापस जाना चाहती है हारुको के पास, लेकिन देखती है कि वो अपने बगल में बैठी लेडी का पर्स चोरी कर रही है। अब ऐसे इंसिडेंट के बाद रीम हारुको से दूरी बनाने लगती है। वो सोचती है कितने घटिया लोग हैं यहाँ, और उसके माइंड में पुलिस स्टेशन जाने का भी मन होता है, लेकिन वो इग्नोर करके अपने होटल चली जाती है रेस्ट करने। एंड कल के लिए वो अपना प्रेपरेशन करती है अपनी आइटिनरी चार्ट को देखकर, जिसे उसके एक क्लाइंट ने दिया था। दोस्तों इस एपिसोड में सब कुछ सिंपल लग रहा है, मतलब उसके सब्स्टिट्यूट ट्रिप का उसे एक डॉक्टर ने ये ट्रिप्स दिया है एंड डॉक्टर ने ही उसे अपनी आइटिनरी चार्ट बना कर दी है। उसे हर वो जगह एक्सप्लोर करना है, लेकिन यहाँ रीम सोच रही थी कि आखिर स्पेसिफिक डेट एंड टाइमिंग पर ही उस जगह को क्यों एक्सप्लोर करना है। डॉक्टर तो खुद भी वेकेशन पे आ सकते थे। फिर रीम ने सोचा
हो सकता है उनको कोई सर्जरी करना हो दोस्तों, लेकिन आप लॉजिक को समझिए। अगर कोई इंसान किसी को सब्स्टिट्यूट ट्रिप में भेज रहा है अपने बिहाफ में, तो इसके पीछे जरूर कोई मिस्ट्री छुपी है, जैसे हम लोगों ने फिगर आउट भी किया था लास्ट एपिसोड में। बट वो मिस्ट्री आखिर क्या है, इसे तो एपिसोड पूरा देखने के बाद ही पता चलेगा। अब रीम अपनी कैमरा बैग वहाँ से लेकर कवर लेटर को देखती है जो जापानीज लैंग्वेज में थी, और फिर वो अपने फोन से उसे कोरियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है, जिसमें लिखा था ये बैग उस ब्यूटीफुल लेडी का है जिसके बाल बहुत अच्छे हैं और वो एक कोरियन है, प्लीज उसे हैंड ओवर कर दिया जाए। एंड दिन भर के जितने भी वीडियोस उसने लिए थे वो सब वो यॉन सियोक को भेजकर कहती है कि उसे एडिट करके उस क्लाइंट के पास भेज देना। एंड इधर बेचारा यॉन सियोक एक हॉरर एक्सपीरियंस से डील कर रहा था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रीम एक कैफे जाती है उस आइटनरी को पढ़ के जैसे उसके क्लाइंट ने दिया था। फिर वो एक कैरेट सूप ऑर्डर करती है एंड दोस्तों वो उस कैफे में बैठकर गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू बातें भी कर रही होती है उस लेडी ओनर से। रीम को लग रहा था कि कैरेट सूप क्या कोई नहीं पीता होगा, एंड ओनर बताती है कि ये यहाँ का रेगुलर डिश है। फिर वो पूछती है कि ये तुम्हें किसने कहा ये ऑर्डर करने। रीम आंसर करती है एक डॉक्टर ने जो अभी कोरिया में है। एंड दोस्तों डॉक्टर का नाम सुनते ही वो लेडी के चेहरे में एकदम स्ट्रेंज से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। अब क्या था ये तो आगे ही पता चलेगा। अब कैफे से निकल के फिर से रीम का काउंटर हारुको के साथ होता है। एंड यहाँ लास्ट में यॉन सियोक जब रीम के वीडियोस को एडिट कर रहे होते हैं तो उन्हें बार बार हारुको ही दिखती है। और दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हारुको रीम को स्टॉक कर रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। वो रीम को बताते हैं जो आइटनरी अभी तुम्हारे पास है एग्जैक्टली वही आइटनरी हारुको के पास भी है। इसलिए जब जब रीम उस जगह को एक्सप्लोर करने निकलती है उसका एनकाउंटर हारुको के साथ भी हो जाता है। फिर वो उस आइटनरी की हैंडराइटिंग को देखती है जो बिल्कुल आइडेंटिकल लग रही होती है उसके कैमरा बैग के कवर में जो था उससे, जिसे हारुको ने ही लिखा था। यानी दोस्तों एक चीज यहाँ क्लियर थी कि हारुको और उस डॉक्टर की भी जरूर कुछ तो कनेक्शन है, वरना हैंडराइटिंग इतनी आइडेंटिकल कैसे होती। अब ये सब तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। टिल देन दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।